हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र पांडे स्वागत करता हूं आप सबका अपने चैनल उत्कृष्ट अकेडमी अयोध्या पर। विगत कुछ दिनों से अनियमितता थी, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर नहीं आ पाया था, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हालांकि पीडीएफ बीच में आपको लगातार मिलते हुए थे। जो भी पीडीएफ आपको मिले हैं उनके आंसर्स या उनके सोल्यूशन आज और कल में कुल मिलाकर आपको कंप्लीट कर दिए जाएंगे। साथ समय सारी चीज़ें आपको कंप्लीट कर दी जाएगी। एक अनिश्चितता जो बनी हुई है कि एग्ज़ाम सीटेट का होगा अथवा नहीं होगा, उसके संदर्भ में मेरा ये कहना है कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें 5 जुलाई को मानकर। अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन होता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको विषय वस्तु और दी जाएगी। अगर एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होता है तो उसके पहले 1-2 मैराथन क्लासेस करके जो भी हमने प्रैक्टिस सेशन कराए हैं उन सब का थ्योरेटिकल चीज़ें आपको बता दी जाएंगी। यानी कि आपकी बाल विकास की तैयारी संपूर्ण रहेगी, जिसमें से या हम कह लें कि जिसकी सहायता से आप 30 में से अधिक क्वेश्चंस को करेक्ट कर सकें, ठीक है, और अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन आज है टेस्ट संख्या 20 का सोल्यूशन। इसके क्वेश्चंस को आप पहले ही पढ़ चुके होंगे, काफ़ी सारे लोगों ने राइट आंसर भी किया होगा। फिलहाल अपना काम है कि आपको राइट आंसर देना विथ एक्सप्लेनेशन। तो पहला क्वेश्चन, गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? 2 शब्द है बेटा, ध्यान दीजिएगा। 2 शब्द है, एक क्या है आपका गतिक कौशल है, एक तो आपका गतिक कौशल और दूसरा अधिगम निर्योग्यता। दोनों को समझ लीजिए। गतिक कौशल का मतलब ऐसे कौशल जिनमें गति से संबंधित चीज़ें होती, जैसे लिखना हो जाए, आपका चलना हो जाए, है ना, ये सारी चीज़ें क्या गतिक कौशल है, जहाँ गति से जुड़ी हुई चीज़ें हों। और अधिगम निर्योग्यता को हम चाहे अधिगम अशक्तता कह लें या अधिगम अक्षमता कह लें, या अंग्रेजी में इसको हम लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। इसका मतलब होता क्या है? इसका मतलब होता है कुछ ऐसे बच्चे होते हैं देखने में जो सामान्य बालकों की भांति होते हैं, किंतु वह सीखने की यानी कि लर्निंग प्रोसेस में कठिनाई का अनुभव करते हैं। ऐसे बालकों को अधिगम अशक्त बालक कहा जाता है। अधिगम अशक्तता कई प्रकार की होती है, जैसे हम कह लें अफेजिया, डिस्फेजिया, अलेक्सिया, डिसलेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया, डिस्मोर्फिया, डिस्मीथिया, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन मिलेंगे हम लोग सोल्यूशन उनका देखते चलेंगे। फिलहाल यहाँ जो क्वेश्चन पूछा गतिक कौशल के संदर्भ में केवल पूछा गया है, तो अगर गतिक कौशल के विषय में देखा जाए बेटा, तो मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर जो अधिगम निर्योग्यता की बात की गई है वह अधिगम निर्योग्यता किससे जुड़ी हुई है, ये आप देख लीजिएगा। यहाँ की अधिगम निर्योग्यता देखिए, एक तो लिखा होगा डिस्फेजिया। तो डिस्फेजिया जो है ये अफेजिया का व्यापक रूप है। किसका? अफेजिया का। अब आप सोचोगे सर अफेजिया क्या है? तो बेटा अफेजिया का मतलब होता है कि भाषा एवं संप्रेषण संबंधी एक क्षमता है। क्या? भाषा एवं संप्रेषण संबंधी एक क्षमता। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाषा एवं संप्रेषण संबंधी एक क्षमता बताइए, भाषा एवं संप्रेषण संबंधी एक क्षमता क्या है, तो आप क्या कहेंगे? अफेजिया। अफेजिया के व्यापक रूप को हम क्या कहते हैं? डिस्फेजिया कहते हैं। अगर क्वेश्चन कोई आपसे ये भी पूछ ले कि बेटा ये बताओ कि मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता को क्या कहते हैं? किसको? मौखिक रूप से सीखने की जो अक्षमता है, तो इसको भी क्या कहते हैं? अफेजिया कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? अफेजिया कहते हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, मौखिक रूप से सीखने की जो अक्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं? अफेजिया कहते हैं। ये ए वाले ऑप्शन का था। बी वाला ऑप्शन देता है डिस्प्रेक्सिया है। तो देखो बेटा, डिस्प्रेक्सिया जो है इसी का एक नाम और है, या हम कह लें कि इसका जो लघु रूप होता है उसको अप्रेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रेक्सिया। या हम यूँ कह लें कि अप्रेक्सिया के व्यापक रूप को डिस्प्रेक्सिया कहते हैं। और ये वास्तव में है जो ये गतिक कौशलों से जुड़ी हुई अधिगम निर्योग्यता है। यानी कि जो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन की गतिक कौशलों से जुड़ी हुई अधिगम अक्षमता क्या है, तो उसको आप क्या कहेंगे? डिस्प्रेक्सिया। आपका राइट आंसर क्वेश्चन 1 का बी वाला होगा। बाकी आगे देख लेते हैं। देखो बेटा, आगे लिखा गया डिस्कैल्कुलिया, यानी कि सी वाला ऑप्शन। तो डिस्कैल्कुलिया जो है गणित संबंधी एक क्षमता है। क्या है? गणित संबंधी एक क्षमता है। विशेषकर ये अर्थमेटिक से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जहाँ कैलकुलेशन की चीज़ें होती हैं। गणित संबंधी एक क्षमता को डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। कैलकुलेशन से याद रखिएगा। और फिर अगला जो ऑप्शन है जो लिखा गया डिसलेक्सिया, तो डिसलेक्सिया जो है अलेक्सिया के व्यापक रूप है। किसका? अलेक्सिया का व्यापक रूप है। या हम कह लें कि अलेक्सिया का बड़ा भाई है। पहले अलेक्सिया का जन्म हुआ, फिर डिसलेक्सिया का जन्म हुआ। तो जब अलेक्सिया का जन्म हुआ बेटा, तो ये क्या पढ़ने संबंधी एक क्षमता है? कोई आपसे पूछ ले क्या है, तो अलेक्सिया पढ़ने की अक्षमता है। और डिसलेक्सिया जो है ये पठन विकार है। क्या है? पठन विकार है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। डिसलेक्सिया पठन विकार है, जबकि अलेक्सिया क्या है? ये पढ़ने संबंधी एक क्षमता है। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर मैंने आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि अधिगम निर्योग्यता यानी कि लर्निंग डिसेबिलिटी समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती है। एक स्थिर अवस्था है, एक चर अवस्था है। जरूरी नहीं कि कार्य पद्धति की हानि करे। देखिए, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत लिखा गया है, क्योंकि कार्य पद्धति की हानि करती है। समुचित निवेश के साथ सुधार योग्य नहीं होती, बिल्कुल होती है। अगर हम इसमें
जो सावधानियां बताई जाती है, जो सारी चीज़ें बताई जाती हैं, तो उसके आधार पर इसमें हम सुधार कर सकते हैं, यानी कि ये वाला ऑप्शन भी गलत लिखा गया। अब लिखा गया एक स्थिर व्यवस्था। स्थिर व्यवस्था कब होती है बेटा? जब इस लर्निंग डिसेबिलिटी में यानी कि कोई डिफरेंस नहीं आता, कोई चेंज, कोई परिवर्तन नहीं आता, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम स्थिर व्यवस्था, क्योंकि क्या है कि इसमें लगातार परिवर्तन चल रहा है, इसलिए यह स्थिर व्यवस्था नहीं है। वास्तव में है क्या? लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है बेटा, लर्निंग डिसेबिलिटी एक चर अवस्था है। चर का मतलब जो निरंतर बदलता रहता है, जो निरंतर बदलता रहे, उसको क्या कहा गया? चर अवस्था का है। तो क्वेश्चन नंबर 2 के विषय में जो आपको पूछा जाए कि लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, तो आप कहेंगे एक चर अवस्था है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के क्वेश्चन नंबर 3 का अध्ययन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना अधिक उपयुक्त है? यानी कि जो विशेष आवश्यकता वाले बालक, पहले तो ये समझ लीजिए कि विशेष आवश्यकता वाले बालकों को कहते क्या है। तो बेटा जो विशेष आवश्यकता वाले बालक होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? विशिष्ट बालक कहते हैं। क्या कहते हैं? विशिष्ट बालक। कोई आपसे पूछ ले कि बेटा ये बताओ विशिष्ट बालक क्या होते हैं, तो आप कहेंगे विशिष्ट बालक ऐसे बालकों को कहते हैं जिन्हें अपना विकास करने के लिए विशेष संसाधनों की आवश्यकता होती है। अथवा दूसरे शब्दों में हम कहना चाहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसे बालक जो सामान्य बालकों से भिन्न होते हैं, चाहे वह सामान्य बालकों से ऊपर हो अथवा सामान्य बालकों से निम्न हो, ऐसे बालकों को हम क्या कहते हैं? विशेष आवश्यकता वाले बालक कहते हैं। ठीक है, अब विकल्पों की चर्चा करते हैं। पहला विकल्प लिखा गया है, पहला विकल्प ये बेटा कि अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना चाहिए। दूसरा है कि विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा मार्गदर्शन करना चाहिए। तीसरा है सहकारी अधिगम अथवा पीयर ट्यूरिंग, और चौथा है अध्यापन के योग्यता आधारित सामूहिकरण। तो देखो बेटा, अगर ये पूछ लिया जाए कि जो बालक हैं जो वास्तव में विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, जैसे क्वेश्चन कहा कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यूह रचना सबसे अधिक होगी, क्योंकि व्यूह रचना पूछी गई और ऐसे बालकों के लिए जो अधिगम आवश्यकता बालक है, सॉरी जो अधिगम में विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, तो बेटा उनके लिए सबसे बेहतर विकल्प होता है सहकारी अधिगम, यानी कि साथ साथ अधिगम। सहकारी का मतलब क्या होता है? साथ साथ चलने वाला। पीयर ट्यूरिंग का मतलब जोड़ा बना करके यदि उनके साथ एक ऐसा काम किया जाए कि जो विशेष आवश्यकता वाले बालक है उसमें से एक जोड़े बना दिए जाए, एक को विशेष आवश्यकता वाला बालक रखा जाए, दूसरा सामान्य बालक रखा जाए। अगर दोनों को हम एक साथ रखते हैं तो कहीं ना कहीं दोनों के बीच जो लर्निंग प्रोसेस है वो बेहतर ढंग से चल सकते हैं। इसलिए सही विकल्प क्या होगा? सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा कि अधिगम की निर्योग्यता का लक्षण, इसमें से आपको विशेषता पहचानी है कि कौन सी विशेषता को देख करके आप कहेंगे बालक क्या है, उसके अंदर अधिगम निर्योग्यता। ठीक है, आपको पहचान करनी। पहला कि भागने की प्रवृत्ति, तो भागने की प्रवृत्ति क्या है? ये मूल प्रवृत्ति है बेटा। क्या है ये? भागने की प्रवृत्ति जो है ना, ये मूल प्रवृत्ति है। ये ऐसा नहीं कि केवल आपके अंदर है, ये आपके अंदर भी है, मेरे अंदर है, इनफैक्ट जितने भी लोग हैं सबके अंदर भागने की प्रवृत्ति। इसको हम क्या कहते हैं? पलायन कहते हैं। भागने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं बेटा? पलायन कहते हैं। ये मूल प्रवृत्ति है। और पलायन नामक मूल प्रवृत्ति से कौन सा संवेग आता है? भय नामक संवेग आता है। कौन सा संवेग आता है? भय नामक संवेग आता है। तो ये अधिगम निर्योग्यता की पहचान नहीं होगी अगर पलायन, भागने की बात कर दी जाए तो। दूसरा, अशांत, ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना। अगर बालक अशांत है, ऊर्जावान यानी कि एनर्जेटिक है, विध्वंसक यानी कि चीज़ों को नष्ट करता है, विध्वंस करता है, तो इसका मतलब यह भी नहीं कि वह अधिगम निर्योगी बालक है। ठीक है, हो सकता है कि उसके अंदर क्रोध वाला संवेग ज़्यादा हो, इस प्रकार की चीज़ें। तो ए और बी विकल्प दोनों गलत होगा। सी कह रहा है कि अवधान यानी कि एकाग्रता संबंधी बाधा विकार, और चौथा अप्रेरणा का अभाव। तो मोटिवेशन का यदि अभाव पाया जाता है, प्रेरणा की कमी पाई जाती है, तो ये अधिगम निर्योग्यता को किसी भी प्रकार से डिफाइन नहीं करती। कुल मिलाकर के आपके पास बेटा विकल्प क्या बचता है? सी वाला विकल्प बचता है, अवधान एकाग्रता संबंधी बाधा विकार। बिल्कुल ये राइट आंसर होगा। अधिगम निर्योग्यता का लक्षण जो हो क्या? अवधान यानी कि एकाग्रता संबंधी विकार। जब आपको ध्यान लगाने में कमी आ जाती है ना, तो उसी को क्या कहते हैं? अवधान। इसको अंग्रेजी में कहते हैं बेटा, एक प्रकार की यह डिजीज है, या सॉरी डिजीज नहीं, हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो अधिगम निर्योग्यता हुआ किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, ये एक प्रकार की निर्योग्यता है जिसमें कभी कभी आप ऐसा हो जाता है कि सामान्य दिखाई पड़ते हैं लेकिन ठीक प्रकार से आप सीख नहीं पाते हैं। ठीक, तो देखिए अगर अधिगम निर्योग्यता की बात की जाए उसमें अवधान का, तो उसको ADHD कहते हैं। क्या कहते हैं? ADHD कहते हैं। ADHD यानी कि अटेंशन डेफिसिट, क्या कहते हैं? अटेंशन डेफिसिट, DIFICIT डेफिसिट, हाइपर एक्टिविटी। ठीक है, यानी कि हिंदी में कहेंगे ध्यानाभाव तथा अति सक्रियता विकार। हिंदी में क्या कहेंगे बेटा? हिंदी में कहेंगे ध्यानाभाव यानी कि ध्यान का अभाव, ध्यानाभाव तथा अति सक्रियता विकार। क्या कहेंगे? ध्यानाभाव तथा अति सक्रियता विकार। इसी को हम क्या कहते हैं? ADHD कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा आपका अधिगम की निर्योग्यता का लक्षण पूछा गया वो आपका सी वाला विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्न में से किस या कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? इसका मतलब है कि यदि किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य उत्तम प्रकार का होगा, बढ़िया होगा, यदि किसी व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य उत्तम प्रकार का होगा, बढ़िया होगा, तो उसके पास कौन से लक्षण दिखाई पड़ेंगे? पहला कि पूर्ण अभिव्यक्ति
संगतिकरण और सामान्य लक्षण और निर्देशन। दूसरा मानसिक विकारों का नहीं होना। तीसरा है व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, उपयुक्त में से सभी। तो अगर इस प्रश्न के उत्तर की बात की जाए, क्योंकि पूछा गया है आपसे, क्या पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से परिभाषित करता है। अगर इस संदर्भ में देखा जाएगा बेटा, तो जो सबसे उत्तम रूप से व्यक्ति के मस्तिष्क को प्रभावित करेगा या मानसिक विकास को प्रभावित करेगा, तो क्या पूर्ण अभिव्यक्ति, फिर संगतकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। ये इतनी विशेषताएं अगर किसी के मस्तिष्क में है तो हम कह सकते हैं कि वह जो है बालक, जो भी बालक है, वास्तव में वह मानसिक रूप से उत्तम स्वास्थ्य का प्रदर्शन का। बाकी चीज़ों को ध्यान मत दीजिएगा, मानसिक विकारों का नहीं होना, व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति। अगर ऐसी चीज़ें होती है कि मानसिक विकार नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि आप मानसिक रूप से उत्तम होंगे। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होगा, ए वाला राइट आंसर होगा। पूर्ण अभिव्यक्ति, यानी कि जो कोई भी आपके पास सब्जेक्ट बैठा है उसको आप फुल्ली प्रेजेंट कीजिए, या आपकी अपनी बातों के प्रस्तुतिकरण में क्या होनी चाहिए, पूर्ण रूप से अभिव्यक्तिकरण होना चाहिए, और उसमें किसी प्रकार का रोक टोक बाधा नहीं होना चाहिए। संगतकरण यानी कि चीज़ों को आपको जोड़ना आता हो, ठीक है, और सामान्य लक्षण की ओर आप निर्देशन करना आपको आता हो, तो ये आपके अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की विशेषता प्रदर्शित करेगी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिलफोर्ड ने अभिसारी चिंतन का प्रयोग किसके समानार्थ में किया है। तो जहाँ तक बात की जाए गिलफोर्ड की, बेटा थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है, देखिए अभिसारी चिंतन की जहाँ तक बात की जाएगी बेटा, तो अभिसारी को क्या कर लीजिएगा, अपसारी कर लीजिएगा, टाइपिंग एरर है। ठीक है, गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन, यहाँ कर लीजिएगा अपसारी चिंतन, क्या कर लीजिएगा, अपसारी चिंतन। गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन पद का प्रयोग किसके अर्थ में किया है, तो आप क्या राइट आंसर है, सृजनात्मकता के संदर्भ में अपसारी चिंतन का प्रयोग किया है। मैं आपको बता दूं अपसारी चिंतन क्या होता है। अपसारी चिंतन की जहाँ तक बात की जाए बेटा, तो अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, डाइवर्जेंट। एक होता है अभिसारी, जो यहाँ पर लिखा गया उसको क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, कन्वर्जेंट को हिंदी में अभिसारी कहते हैं और डाइवर्जेंट को हिंदी में अपसारी कहते हैं। अपसारी का मतलब किसी एक समस्या के विभिन्न एंगल से सोचना, उसको अपसारी कहते हैं, और एक समस्या के समाधान के संदर्भ में केवल एक एंगल से सोचना, ये क्या होता है, अपसारी होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं इसको आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या होगा, बी वाला राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि शारीरिक नियोग्यता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी। तो देखो बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ध्यान से पढ़िएगा। शारीरिक नियोग्यता यानी कि फिजिकल डिसेबिलिटी, यानी कि कोई बालक ऐसा है जो देखने में तो सामान्य बालकों की भांति है, पर शारीरिक रूप से सीखने में वह अक्षम है। रक्षा युक्ति का मतलब होता है कि आप स्वयं को बचाने के लिए कौन सी युक्ति का प्रयोग करते हैं। तो बेटा देखो, ए का विकल्प दिया तादात्म्यकरण, यानी कि उसमें तल्लीन हो जाना, उसमें जुड़ जाना। तादात्म्यकरण का मतलब उसके बेस से बिल्कुल जुड़ हो जाना, उसी में लीन हो जाना। आप देखेंगे तल्लीन को, तो आप अगर आप देख रहे होंगे, ठीक है, तो आपको ये कमेंट करके बताना तल्लीन शब्द में कौन सी संधि होगी, ये आपको बताना है, तल्लीन शब्द में कौन सी संधि होगी। ठीक है, ये आप कमेंट में बताइएगा। दूसरा विवेकीकरण, यानी कि विवेक से सोचना, और तीसरा है अतिकल्पना। तो अगर कोई बालक लर्निंग डिसेबिलिटी वाली पोजीशन में है और वो भी किस प्रकार की फिजिकल लर्निंग डिसेबिलिटी में है, तो बेटा उसके लिए सबसे बेहतर विकल्प क्या होता है, अतिकल्पना। क्या होता है उसके लिए, अतिकल्पना का जो रक्षा प्रक्रम है, रक्षा युक्ति है, वो सबसे प्रभावशाली होता है कि वह चीज़ों को जितना ज़्यादा इमेजिन करके कार्य को प्रयोग में लाता है, उतना ज़्यादा उसके लिए प्रभावशाली होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर क्या होगा बेटा, सी वाला ऑप्शन होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सृजनशीलता के पोषण के लिए अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए, यानी कि जो क्रिएटिविटी है उसको पोषित करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग, सहायता लेनी चाहिए। ए वाला ऑप्शन है ब्रेनस्टॉर्मिंग या विचार वेश, दूसरा व्याख्यान विधि, तीसरा श्रव्य सामग्री। देखो बेटा, अगर व्याख्यान दिया जाए, लेक्चर मेथड हो, व्याख्यान केवल दिया जाए, तो इसमें बालकों के स्वयं से सोचने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, और बालक क्या करते हैं, केवल सुनते हैं, वो कुछ भी कुछ नया नहीं कर सकते उन व्याख्यान के आधार पर। ठीक है, और दृश्य श्रव्य सामग्री की बात कर ले तो ऑडियो विजुअल एड्स जो होते हैं उनकी सहायता से बालकों की केवल रुचि बढ़ती है। क्या बढ़ती है, रुचि बढ़ती है, वो विषय वस्तु को बेहतर ढंग से समझते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि क्या होता है या हम टीएलएम का प्रयोग क्यों करते हैं, तो आप कहेंगे सब विषय वस्तु को बेहतर ढंग से समझने के लिए, या उसकी विषय वस्तु को अपने अंदर स्थापित करने के लिए टीएलएम का यूज़ किया जाता है। हालांकि इसकी सहायता से बालकों के अंदर किसी प्रकार की नई क्रिएटिविटी नहीं आती। अगर क्रिएटिविटी लाना तो क्या करना, ब्रेन स्टॉर्मिंग, जिसको मस्तिष्क झंझावात भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मस्तिष्क विप्लव कहते हैं, सॉरी मस्तिष्क विप्लव कहते हैं। इसमें होता क्या है कि बालकों को ऐसे ऑप्शंस दे जाते हैं जिसमें उनके पूरा मस्तिष्क जो है एक तरह से हिल जाता है। कहते हैं ना कि पूरा दिमाग हिल गया। दिमाग हिलने का मतलब है कि आपके जितने चीज़ें हैं वो समस्त चीज़ें उसको सोचने विचारने को लेकर सक्रिय हो जाती हैं, और जब सक्रिय होती है तभी आपके अंदर कोई नए प्रकार की विचारधारा का जन्म होता है। इसलिए कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग, जो मस्तिष्क विप्लव जो है हिंदी में कहते हैं, वो जो क्रिएटिव चिल्ड्रन है उनके लिए सबसे बेहतर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
अगला क्वेश्चन है तो क्वेश्चन नंबर 9 को, क्वेश्चन नंबर 9 है कि इरफान खिलौनों को तोड़ता है, उसके पूर्वजों को देखने के लिए उन्हें अलग अलग कर देता है, आप क्या करेंगे। देखिए बेटा, अगर कोई बालक खिलौने को तोड़ता है, मैं लगातार अपनी क्लास में बताता हूँ कि अगर कोई बालक खिलौने को तोड़ता है तो इसका मतलब यह है कि उसके अंदर जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, उसके अंदर जानने की इच्छा है, इसलिए वह उस खिलौने के विषय में जानना चाहता है, इसलिए उसको तोड़ रहा है। तो आप क्या करेंगे, उसके जिज्ञासा स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे, उसकी ऊर्जा को सही दिशा में संचारित। इसका मतलब जानने की इच्छा है तो खिलौनों को तोड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि वो खिलौने उसको पसंद नहीं इसलिए तोड़ रहा है, फेंक रहा है, उसको तोड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है। वास्तव में है क्या, वो इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि उसके अंदर जिज्ञासा प्रवृत्ति, जानने की इच्छा है, वो जानना चाहता है खिलौने बने कैसे हैं, इसके पार्ट क्या है, इन सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं, इसलिए खिलौने को तोड़ता है। ठीक है, तो उसकी क्या करेंगे, हम जिज्ञासा को प्रोत्साहित करेंगे, उसके स्वभाव को प्रोत्साहित करेंगे और उसकी जो एनर्जी है उसको सही दिशा में लगाने का प्रयास करेंगे। इसी के साथ देते हैं आज का आखिरी नंबर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है सृजनात्मक उत्तरों के लिए आवश्यकता है। सृजनात्मक यानी क्रिएटिव, कुछ नया बालक करके दिखाए, इसके लिए आपको क्या आवश्यकता है, विषय वस्तु आधारित प्रश्न। अगर आप कंटेंट पहले से दे देंगे, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, तो बालक कहीं ना कहीं वह मुक्त जो क्रिएटिव है कुछ नया आंसर नहीं दे पाएगा, उन्हीं सारी चीज़ों पर निर्भर करेगा जो सारी विषय वस्तु आपने दिया, तो ये राइट आंसर नहीं होगा। दूसरा, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। तीसरा, एक अत्यंत अनुशासित कक्षा, ये भी नहीं होगा। और प्रत्यक्ष शिक्षण और प्रत्यक्ष प्रश्न, ये भी नहीं होगा। वास्तव में क्या, अगर क्वेश्चन में 10 का देखा जाए तो राइट आंसर क्या होगा बेटा, राइट आंसर बी वाला होगा, मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। ऐसे ऑप्शन दिए जाए, ऐसे जैसे बालक को कह दिया जाए कि आप आतंकवाद पे ऐसे लिखिए, तो बालक जो आतंकवाद पे ऐसे लिखेगा बेटा, जो बालक आतंकवाद पे ऐसे लिखेगा, उसमें आप देखेंगे